जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका नरेंद्र सिंह सोमवंशी कौटिल्य एकेडमी में। हमारी शतकों के शतक की सीरीज चल रही है और लगातार हम इस शब्द को दोहरा रहे हैं। इसका मतलब शतकों का शतक यानी 100 वीडियो 100 प्रश्नों के रहेंगे आपके एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण। साथ ही साथ व्यापम के संबंधी जो परीक्षाएं हैं उनके लिए सामान्य ज्ञान के विषय को कवर करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सीरीज है। और इस श्रृंखला में हम सभी सब्जेक्ट को कवर करेंगे, जो भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी है, साइंस भी है। तो उसी क्रम में आज हम एक नई श्रृंखला लेकर सामान्य विज्ञान के प्रश्नों के 100 प्रश्नों की सीरीज लेकर सामने हैं। दोस्तों, आप इनके उत्तरों को अपने अनुसार भी सिलेक्ट करें और लास्ट में हम इसका आंसर बताते चलेंगे। आप अपने अनुसार इसका मूल्यांकन भी करें। तो सीधा हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न है, कौन द्वितीयक प्रदूषक है? तो दोस्तों, यह प्रश्न एनवायरमेंट, इकोलॉजी के साथ साथ हमारे बायोलॉजी से भी जुड़ा हुआ है कि द्वितीयक प्रदूषक हैं क्या। द्वितीयक प्रदूषक ऐसे प्रदूषक होते हैं जो प्राथमिक प्रदूषकों से उत्पन्न होते हैं, यानी प्राकृतिक रूप से नहीं, ये मिक्स होकर बनते हैं। और इसमें से जो ये कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, फ्लाई ऐश, ये प्राकृतिक रूप से जो प्राथमिक प्रदूषक के रूप में उत्पन्न होते हैं। लेकिन जो स्मॉग होता है ये दो से मिलकर बना होता है। एक होता है स्मोक और एक होता है फॉग। ठीक है, फॉग मीन्स कोहरा, स्मोक मीन्स धुआं। धूम्र कोहरा इसको कहते हैं। आप ठंडी के दिनों में देख रहे होंगे, जब सर्दियों का मौसम है तो कोहरा के साथ साथ कहीं आप आग जलाएंगे तो एक परत सी छा जाएगी निचले स्तर के वायुमंडल के नीचे आपके समक्ष क्षैतिज रूप से, वो स्मॉग का रूप हो जाता है। और यह स्तर इसका जब अत्यधिक हो जाए तो सांस लेने में भी बड़ी कठिनाई होती है। इसीलिए दिल्ली में स्मॉग के कारण कई बार वहां की सरकार ने ऑड इवन फार्मूला भी लगाया था कि गाड़ियों के ऐसे नंबर जो विषम हैं वो एक दिन चलेंगे, दूसरे दिन सम नंबर वाली गाड़ियां चलेंगी। इस तरीके से वो जो धुआं है, गाड़ियों का ईंधन का धुआं है, उसको रोकने के लिए यानी स्मॉग को कम करने के लिए इसको किया गया था। ये द्वितीय प्रदूषक है। फेफड़ों में इन्फेक्शन का कारण बनता है, स्वास्थ्य संबंधी बीमारी का कारण बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय प्रदूषक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये पदार्थ जिनका पर्यावरणीय अपघटन घटकों द्वारा, पर्यावरणीय अपघटकों द्वारा पूरी तरह अपघटन हो जाता है, क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों, अपघटन का मतलब होता है डिकम्पोज्ड हो जाना। डिकम्पोज्ड का मतलब वह चीजें बड़े अणुओं के रूप में थी, वो सड़कर, गलकर या अन्य किसी तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में अपघटित हो जाए, टूट जाए, समाप्त हो जाए, उसको हम अपघटन कहते हैं। तो पर्यावरणीय अपघटन यानी पर्यावरण में ऐसे पदार्थ जो अपघटित हो जाएं, तो पूरी तरीके से जिसका अपघटन हो जाता है वो कौन से होते हैं? उनको हम कहते हैं जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक। क्या कहलाते हैं? जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक। जैसे आपके पास लिखने वाला कागज होगा, कागज को आप यूज करने के बाद फेंक देंगे सड़क में, कहीं भी बारिश होगी, वो कागज छोटे छोटे टुकड़ों में धीरे धीरे अपघटित होता जाएगा, टूटता जाएगा और अंत में वह जो है धूल के कणों के समान हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। सूती कपड़ा भी समाप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जो ये निम्नीकरण, मतलब उनका निम्नीकरण हो जाता है, धीरे धीरे वो उनका क्षरण हो जाता है, वो समाप्त हो जाते हैं। ठीक, ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं जिनका निम्नीकरण नहीं होता, वही प्रदूषण के कारण बनते हैं। राइट, तो ये हो जाएगा इसका निम्नकरणीय प्रदूषक जिनका अपघटन हो जाता है। अनिम्नीकरण का मतलब होता है जिनका निम्नीकरण ना हो, क्षरण ना हो, समाप्त ना हो। मात्रात्मक और प्राकृतिक प्रदूषक ये इससे रिलेवेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, निम्नांकित में से कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों, हमें ऐसे प्रश्न भी पेपर में देखने को मिलेंगे जिसमें सत्य है, असत्य है, कारण है, कथन है, इनका भी हमें एनालिसिस करना पड़ेगा। तो कौन सा कथन इसमें से गलत है ये बताना है। तो देखिए, पढ़ते हैं। प्रदूषण उत्पन्न करने वाले पदार्थों को प्रदूषक कहते हैं। वैसे प्रदूषक जो प्राकृतिक रूप से निष्कासित होते हैं प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं। धूम्र, कोहरा व अम्ल वर्षा प्राथमिक प्रदूषक हैं। द्वितीयक प्रदूषक अधिक घातक व हानिकारक होते हैं। यहाँ हमने अभी पढ़ा था धूम्र कोहरा, उसको स्मॉग कहते हैं। स्मॉग को ही हिंदी में धूम्र कोहरा कहते हैं। धूम्र का मतलब स्मोक, कोहरा मीन्स फॉग, तो स्मोक प्लस फॉग इक्वल टू स्मॉग।
तो ये जो है प्राथमिक प्रदूषक नहीं है, ये सेकेंडरी प्रदूषक है, क्योंकि यह धुआं और कोहरा यानी प्राकृतिक रूप से जो बना उसके मिश्रण से बना है, प्राथमिक प्रदूषकों से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए यह द्वितीय प्रदूषक है। ये वाला कथन गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। द्वितीय प्रदूषक ज्यादा खतरनाक होते हैं, बिल्कुल। अम्ल वर्षा क्या है? अम्ल वर्षा प्राथमिक प्रदूषक, जैसे अम्ल वर्षा जो बनती है वो वायुमंडल की जो वर्षा होती है क्षोभ मंडल से, बादलों की रचना कहाँ पाई जाती है? मौसम मंडल किसको कहते हैं? क्षोभ मंडल को कहते हैं। वहां बहुत सारी मौसमी घटनाएं हमारे इसी क्षोभ मंडल में होती हैं। जो धरती की जो भूपरपटी है वहां से लगभग 8 से 10 किलोमीटर के हाइट पर क्षोभ मंडल पाया जाता है। तो यहाँ जो वर्षा होती है बादलों के माध्यम से, उन वर्षा की बूंदों के साथ वायुमंडल में जो सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, जो हमारे ईंधन को जलाने से, जीवाश्म ईंधन को जलाने से, परिवहन के साधनों के द्वारा जो धुआं उड़ता है उसके माध्यम से जो गैसें होती हैं सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, वो मिलकर के पानी के साथ अम्ल वर्षा बन जाती हैं और वह हमारी पुरानी बिल्डिंग को, हमारी जो जीव जंतु वनस्पति आवरण है उनको भी नष्ट करने में मदद करते हैं। तो अम्ल वर्षा भी क्या है? द्वितीय प्रदूषक है और ये ज्यादा खतरनाक होता है। पूछ रहा है असत्य कौन सा है? सी नंबर असत्य होगा, बाकी सब सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, सुमेलित करते हैं। इसमें एक तरफ सूची दी हुई है और उस सूची से रिलेटेड प्रदूषकों का हमें स्पष्टीकरण मिलान करना है। इसमें से प्राथमिक प्रदूषक कौन आएंगे? प्राथमिक प्रदूषक में क्या आएगा? डायरेक्ट ईंधन आएगा। यानी हम जो अब सरकार ने उज्ज्वला योजना चला दी है, उज्ज्वला योजना में हर गरीब के घर में एक एलपीजी गैस सिलेंडर होगा और उसमें लोगों को खाना पकाने के लिए फ्री में चूल्हा भी मिला है। तो उज्ज्वला योजना के तहत जो गरीब माएं जिनके पास उतने संसाधन नहीं थे कि गैस में खाना पका पाए, तो सरकार ने ये सोचा कि इससे प्रदूषण भी कम होगा और लोगों की सेहत भी अच्छी होगी। उनके सशक्तिकरण के लिए सरकार ने उज्ज्वला योजना चलाई। उसका लक्ष्य यही था कि प्राथमिक प्रदूषण को कम किया जा सके। तो यहाँ जो ईंधन है, ईंधन मतलब जैसे जो गोबर होता है गाय का, उससे बने उपले और लकड़ी, उसको जलाएंगे तो आप धुआं होगा, वो प्राथमिक प्रदूषक है। तो प्राथमिक प्रदूषक क्या है? ईंधन। पेट्रोलियम आप जलाएंगे गाड़ी में धुआं निकलेगा, वो क्या है? प्राथमिक प्रदूषक है। तो प्राथमिक प्रदूषक का मतलब ईंधन को जलाना। द्वितीय प्रदूषक का मतलब अम्ल वर्षा का प्रदूषण, हमने इसकी बात पिछले प्रश्न में करी है। गुणात्मक प्रदूषण क्या होता है? गुणात्मक प्रदूषक का मतलब होता है ऐसे प्रदूषक, यानी प्रदूषण उत्पन्न करने वाले ऐसे पदार्थ जिनका उपयोग किसी विशेष उपयोगी कार्य के लिए किया जाता है, लेकिन वह प्राकृतिक रूप से या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, जीवधारी के लिए नुकसान करते हैं, जैव निम्नीकरण का कार्य करते हैं, उनको हम कहते हैं गुणात्मक प्रदूषक। जैसे खरपतवार नाशक डीडीटी, ये क्या होता है? यह खरपतवार को नाश करता है। खेतों में जैसे हम कोई फसल बोते हैं, उसका उत्पादन अच्छा हो, उसमें फालतू की खरपतवार, जिसको हम देसी भाषा में चारा कहते हैं, तो फालतू चीज उसमें ना जम जाए, उसको समाप्त करने के लिए हम खरपतवार नाशक का उपयोग करते हैं। डीडीटी का उपयोग करते हैं कीटनाशक के लिए। कीटनाशक का मतलब जो हम फसल बोए हैं उसमें जो कीड़े लग रहे हैं उनको समाप्त कर दिया जाए, तो हमारी फसल यानी उसका बीज फूल सुरक्षित रहेगा। तो यहाँ पास गुणात्मक प्रदूषक का मतलब होता है ऐसे पदार्थों का इस्तेमाल करना जो हमारे किसी उत्पादन में सहायक हों, लेकिन उनका पर्यावरण की दृष्टि से खतरनाक असर होता है जीव मंडल पर। ठीक है, यानी वह जो है डीडीटी खरपतवार नाशक किसी न किसी माध्यम से पानी में जाएगा, पानी के माध्यम से जल स्रोतों में जाएगा, जल स्रोतों में पहुंचकर जल को प्रदूषित करेगा और उस जल प्रदूषित जल को जब कोई जीवधारी पिएगा, मनुष्य हो या जानवर हो, तो उस पर जाहिर सी बात है नुकसानदायक होगा। तो इस तरीके से वो प्रदूषक का काम करेगा। गुणात्मक शब्द यहाँ क्यों जुड़ा है? क्योंकि वो लाभ भी दे रहा है और नुकसान भी दे रहा है। तो गुणात्मक का मतलब लाभ देना, प्रदूषक का मतलब नुकसान पहुंचाने वाला। जैव अनिम्नीकरण का मतलब होता है जो समाप्त नहीं होता, यानी उसका अपघटन जल्दी नहीं होता, उसको हम कहेंगे पॉलीथीन बैग। इसीलिए सरकार ने पॉलीथीन बैग पर प्रतिबंध लगाने की योजना और कार्यक्रम को नियमों के तहत कई बार चलाया है और यह लगातार चल रहा है। प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल करना प्रतिबंधित है। तो ये अनिम्नीकरण कैसे है? जैसे आप पॉलीथीन में सामान लिए, रोड में फेंक दिए, आप तो स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, बहुत सारी चीजों में जागरूकता आई है, लोग बाग जो पॉलीथीन के थैले हैं उनको सुरक्षित जगह पर उसका निपटान करते हैं। शहरों में देखो, इंदौर शहर में तो स्वच्छता का जो छक्का लगा चुका है, वहां जो है घर घर कूड़ेदान गाड़ी जाती है और वहां जो है लोग कचरों को इकट्ठा
देते हैं। तो अनिम्नीकरणीय दृष्टि से जो पॉलीथीन बैग है ये अपघटित नहीं होता है, यानी आप फेंक देंगे खेतों में कहीं भी तो जिस स्तर पर वो रहेगा उसी रूप में रहेगा, वहां कोई चीजें सकारात्मक रूप से उत्पादित नहीं हो पाएंगी। साथ ही साथ यदि कोई जानवर इनको खा लेगा, ठीक, जैसे गाय भैंस घूमती रहती हैं, वो यदि भोजन के साथ ये पॉलीथीन भी उनके पेट में चली गई तो उनके जीवन का संकट बन सकता है। इसीलिए ये चौथे नंबर में आएगा। प्राथमिक प्रदूषक ईंधन वाला, द्वितीयक प्रदूषक अम्ल वर्षा, गुणात्मक प्रदूषक खरपतवार नाशक डीडीटी और जैव अनिम्नीकरणीय पॉलीथीन बैग इसका आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, प्रकाश रासायनिक धूम्र का बनना किनके बीच अभिक्रिया पर परिणाम होता है? तो दोस्तों यह जो है बोल रहा है क्वेश्चन कि प्रकाश रासायनिक धूम्र, इसको हम कहते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग या फोटोकेमिकल स्मॉग, ठीक है, किसके किसके बीच अभिक्रिया होती है तो यह बनता है। तो इसका सही आंसर है NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन और पैरा एसिटाइल नाइट्रेट के बीच सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब ये अवयव मिल जाएंगे तो प्रकाश रासायनिक स्मॉग की रचना हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा कौन कौन से इसके अवयव हैं, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन और पैरा एसिटाइल नाइट्रेट, और यह जो है वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये निर्माण करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस कौन सी है? तो दोस्तों प्रदूषक गैस कौन सी है सामान्य परिस्थितियों में? ठीक है, सामान्य परिस्थितियों में पूछ रहा है कौन सी नुकसान करने वाली गैस है, तो ऑक्सीजन तो प्राणवायु है, ये तो बहुत जरूरी है, ठीक है, ये तो हो नहीं सकती। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी 78% है पूरे वायुमंडल में, पृथ्वी में, तो नाइट्रोजन भी हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन ही बस नहीं लेते, हमारी जो अंदर जा रही है श्वास के माध्यम से हवा, उसमें सभी गैसें सम्मिलित हैं, और हमारी जो फायदे के लिए ऑक्सीजन है, जो नाइट्रोजन है जाती है जितनी उतनी बाहर मात्रा में निकल जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल में 0.03% है, लेकिन इसकी मात्रा कई कारणों से बढ़ रही है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की घटना हो रही है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी हमारे वायुमंडल में जीवन के लिए अच्छी चीज है, और यदि इसका स्तर बढ़ जाता है, अपने स्तर पर रहे तो अच्छी बात है, अधिक हो जाए तो नुकसानदायक है। अधिक हो जाएगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगी, वैश्विक तापन जिसको कहते हैं, और उससे पूरी दुनिया का तापमान बढ़ेगा और जीवधारियों के लिए भी संकट होगा, ठीक, फसल उत्पादन कम हो जाएगा। तो यहाँ पास कार्बन डाइऑक्साइड का कारण हमारे जो वायुमंडल में पौधा घर प्रभाव है, ठीक है, पॉली हाउस है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड मदद करती है उनके उत्पादन के लिए। साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड हमारी पृथ्वी में तापमान को भी अच्छा बनाए रखने के लिए, जीवन अनुकूल बनाए रखने के लिए मददगार है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये तीनों सही हैं, लेकिन जो उत्पन्न करने वाली, प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस है वो कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको CO बोलते हैं, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत खतरनाक होती है। यह गैस एक ऐसी गैस है, ये जो सिगरेट होता है ना, सिगरेट जो पीते हैं उसके लास्ट में जो कुंडी बचती है, उसमें आप देखोगे कि वो जो महक रहती है उसकी दुर्गंध जो भी है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की वो दुर्गंध होती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है, जो सीवेज होते हैं वहां से भी निकलती है, बहुत जगह इसका निर्माण होता है। अकेले कमरे में, कमरे बंद कर दिया जाए, वहां कोई चीज जला दी जाए, वहां भी ऑक्सीजन की कमी होगी तो CO बन जाएगी, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है वह हमारे जो रक्त है, रक्त में RBC पाया जाता है, लाल रक्त कणिका, उसमें हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन से क्रिया करके जो कार्बन मोनोऑक्साइड है एक यौगिक बनाता है, उसका नाम है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जब यौगिक बन जाता है हमारे ब्लड में, तो वो ऑक्सीजन के परिवहन को रोक देता है, यानी अवरुद्ध कर देता है। और जब ऑक्सीजन का परिवहन रुक जाएगा हमारे ब्लड में, तब व्यक्ति की क्या होगी? मृत्यु भी हो जाएगी। तो इस तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त के प्रवाह को रोकने का काम करता है, और यह प्रदूषित गैस है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी एक वायु प्रदूषक गैस है जो जीवाश्म ईंधन के ज्वलन से उत्पन्न होती है? तो दोस्तों ये जो जीवाश्म ईंधन के ज्वलन से उत्पन्न होती है, हमने बात करी कि जो अम्ल वर्षा होती है, अम्ल वर्षा में बहुत सारी गैसें सहायक हैं, जैसे नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड। तो उसमें से जो प्रमुख गैस है जो अम्ल वर्षा में उत्तरदायी होती है और जीवाश्म ईंधन के जलन से उत्पन्न होती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड भी है और सल्फर डाइऑक्साइड भी। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, SO2 इसका फार्मूला है। SO2 और NO2 यही मिलकर जो है क्या बनाती हैं, अम्ल वर्षा का निर्माण करती हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? तो दोस्तों जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण का मतलब ये बता रहा है कि कौन सा ऐसा सूचक है जो वायु प्रदूषण को दिखाएगा, यानी वायु प्रदूषण हो रहा है इसका हमें पता चलेगा। इसके लिए सबसे अच्छा स्रोत है जानने का लाइकेंस। लाइकेंस कहाँ होते हैं? समुद्र के किनारे होते हैं, चट्टानों के ऊपरी स्तर पर होते हैं, ऊंचे पर्वतों पे होते हैं, ठंडे स्थानों में होते हैं, टुंड्रा प्रदेशों में होते हैं। ठीक है, वहां लाइकेन जो होते हैं, लाइकेन कवक और शैवाल के बीच की एक कड़ी है एक्चुअल में, और एक प्रकार के सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीव के रूप में होते हैं, ये कवक और शैवाल के बीच की कड़ी के रूप में जाने जाते हैं। और ये जो है जिस चट्टान पे उगेंगे वहां कार्बोनाइजेशन करेंगे, जिसके कारण उस चट्टान का भी क्षरण होगा, उस चट्टान के ऊपर में धूल की परत, मिट्टी की परत बन जाएगी और एक प्रकार से चट्टान को मिट्टी में बदलने का भी काम करते हैं। और यदि वायु प्रदूषण हो रहा है, यानी अत्यधिक तापमान बढ़े या गैसों में अन्य विषाक्तता आ जाए, तो इनका या तो वहां से क्षरण होने लगता है या वो वहां से समाप्त होने लगते हैं, इनमें नकारात्मक असर पड़ता है। तो ये लाइकेंस जो है वायु प्रदूषण को दिखाने का काम करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, लाइकेंस एक प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। सितंबर 2019 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई ग्रामीण स्वच्छता रणनीति निम्नलिखित में से किस अवधि से संबंधित है? 2019 से 29 के लिए 10 साल के लिए सरकार ने एक योजना चलाई है, ग्रामीण स्वच्छता रणनीति, और ये जल शक्ति मंत्रालय के तहत चलाई गई है। जल शक्ति मंत्रालय कौन, अभी नया मंत्रालय बना है और केंद्र में इसके मंत्री हैं श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी। और जल शक्ति मंत्रालय का काम क्या करेगा कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, भारत का ग्रामीण एरिया है, वहां लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके, कोई भी व्यक्ति प्यासा ना हो, सबको स्वच्छ और गुणवत्ता युक्त पेय पदार्थ यानी पेय जल मिले। और इसके लिए यूनेस्को, जो यूनिसेफ है, ठीक है, यूनेस्को है, यूनिसेफ है, ऐसे संगठनों से इसको भी समर्थन मिला है। और केंद्र सरकार ने ये ग्रामीण स्वच्छता की रणनीति के तहत 10 साल का एक रोड मैप तैयार किया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट लागू किया गया। कब लागू किया गया? सन 1977 में वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1974 में लागू किया गया था। 1974 में जल प्रदूषण नियंत्रण निवारण अधिनियम पारित किया गया था। लेकिन जल प्रदूषण को रोकने के लिए, उस पर कंट्रोल करने के लिए जो भी कंपनियां या जो भी संस्थान जल को प्रदूषित करने में जिम्मेदार हैं, उन पर उपकर लगाने के लिए, सेस का मतलब होता है उपकर, कर के ऊपर कर। ठीक है, तो एक प्रकार का अधिभार है, कर है, उसको लगाने के लिए 1977 में कानून पारित किया गया था। ध्यान रखिएगा, इसको क्यों पारित किया गया था? क्योंकि वह संस्था, वह कंपनी इस बात को सुनिश्चित कर सके कि जल प्रदूषित हो रहा है, उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, तो उस पर हम वहन करने के लिए ये टैक्स चुकाएंगे। ठीक, ताकि उसका पैसा वाटर प्रिवेंशन में खर्च किया जा सके। आगे बढ़ते हैं। जल प्रदूषण नियंत्रण और निवारण अधिनियम 1974 के द्वारा स्वच्छ जल को स्वच्छ बनाए रखने के लिए क्या किया गया है? तो प्रयासों में कौन कौन से शामिल हैं 1974 के एक्ट में? तो देखेंगे, यह भूमिगत व सतही जल के स्रोतों की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए हर प्रकार के प्रावधान करता है। बिल्कुल सही बात है, दोनों प्रकार के जलों की बात करता है। इसके तहत केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की स्थापना की गई, उनके कार्य और शक्तियों को निर्धारित की गई। बिल्कुल सही है। बोर्डों के लिए अनुदान, बजट, लेखा जोखा आदि का प्रावधान किया गया। बिल्कुल सही है, यानी तीनों कथन सत्य हैं। इसमें पूरा सही है, तीनों स्टेटमेंट इस एक्ट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनाइड मिक का रिसाव हुआ था, कब हुआ था? ये प्रश्न कई बार पेपर में पूछा भी गया है। दोस्तों ये जो त्रासदी है ये औद्योगिक और रासायनिक दुर्घटना का एक प्रमुख उदाहरण है। जब विश्व में औद्योगिक आपदाओं की, रासायनिक आपदाओं की बात आती है उसमें ये भोपाल गैस कांड का जो जिक्र है जरूर आता है। ये एक्चुअल में जो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री थी एक भोपाल में, और उसमें कीटनाशक बनाने का काम होता था, ठीक। वहां से यह गैस का अचानक रिसाव होता है। रात में 2 और 3 दिसंबर की मध्य रात्रि में इस गैस का रिसाव हुआ, और यह इतनी जहरीली गैस थी जिसके कारण 2 से 2,500 लोग तो तत्काल मौत को प्राप्त हो चुके, और बाद में यह आंकड़ा लगभग 20-25 हजार के आसपास पहुंच चुका, और इससे लगभग 5 लाख लोग प्रभावित हुए, ठीक। तो यह एक प्रकार की रासायनिक और कृत्रिम दुर्घटना कहना चाहिए, ठीक। इसको हम लोग अपने मेंस के सिलेबस में भी पढ़ते हैं पीएससी में। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 दिसंबर 1984। यदि 3 दिसंबर 1984 ना रहे तो 2 दिसंबर 1984 रहेगा, तो आप टिक लगाएंगे 2 दिसंबर 1984। यदि 2 और 3 दिसंबर डैश करके लिखा रहे वो भी सही है, क्योंकि 2 और 3 दिसंबर की मध्य रात की घटना है, ठीक है। और इसमें जो है जो मालिक था इसका वारेन एंडरसन, उसको दोषी पाया गया था। एक्चुअल में जो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री है, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, इसमें यह कंपनी अमेरिका की बेसिकली है और वहां से इसका कारोबार हो रहा था, ठीक। तो यहाँ भारत में उसका प्लांट था भोपाल में, और अब तो बंद है, ठीक है। ध्यान रखेंगे 2 और 3 दिसंबर 1984 को यह घटना हुई थी। फिर ये जो घटना हुई थी इसमें जो घायल हो गए थे उनका उपचार करने के लिए एक जो अभियान चलाया गया था उसका नाम है ऑपरेशन फैथ। ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन फैथ, ठीक है। ये डॉक्टरों ने चलाया था इनके इलाज के लिए, ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वो किससे बनी होती है? पॉलीथीन पॉलीमर की बनी होती है। पॉलीमर क्या होता है? बहुलक होता है, और इसमें पॉलीइथाइलिन बहुलक होता है। क्या नाम है इसका? पॉलीइथाइलिन। तो पॉलीएथिलीन बहुलक के कारण ये पन्नी के अणु जो है अत्यधिक सघन होते हैं, और ये जल्दी जो है निम्नीकरण नहीं होती, यानी डिकम्पोज नहीं होगी, टूटेगी नहीं, इसीलिए अपघटित करना इसको मुश्किल है, और इसीलिए इस पर सरकार प्रतिबंध लगाती है। तो ये पॉलीमर यानी बहुलक से बनी होती है, बहुलक पॉलीएथिलीन, और इसको जो है नष्ट नहीं किया जा सकता, इसीलिए इस पर प्रतिबंध लगाती है सरकार, और कागज के थैले, कपड़े के थैले का प्रयोग करने को बढ़ावा देती है। आगे बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किसमें एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में विस्तारित उत्पादक दायित्व आरंभ किया गया है? तो बताएं दोस्तों, इसका क्या होगा सही क्वेश्चन, सही आंसर? इसका सही आंसर ये होगा कि जो भी हम विस्तारित उत्पादक दायित्व, जो भी हम प्रदूषण उत्पन्न कर रहे हैं, फैला रहे हैं, उस पर दायित्व सुनिश्चित होना चाहिए कि कौन सा कंपनी, कौन सा संगठन, कौन सा इंस्टीट्यूट या कोई भी कार्य जिसके द्वारा प्रदूषण हो रहा है, यानी अपशिष्ट पदार्थ निकल रहे हैं, उनका दायित्व सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए ये टर्म यानी उत्पादक दायित्व, विस्तारित उत्पादक दायित्व प्रारंभ किया गया। तो ये एक्ट था ई अपशिष्ट प्रबंधन और हस्तन नियम 2011। तो ये नियम 2011 के तहत ई अपशिष्ट, ई वेस्ट क्या होता है? ई वेस्ट, ई अपशिष्ट का मतलब होता है ई वेस्ट। ई अपशिष्ट क्या होता है? ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, वेस्ट फॉर अपशिष्ट। इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट क्या होते हैं? जैसे आपके द्वारा यूज किए गए मोबाइल खराब हो गया तो उसको आप फेंक देंगे कहीं भी, तो वो ई वेस्ट है। लेकिन क्योंकि उसमें ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें उसमें डाली गई हैं जो वातावरण में प्रभाव डालती है नकारात्मक रूप से, जिसको हम पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर है, प्रिंटर है, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो भी खराब हो गए उसको आप फेंक दो, वो ई वेस्ट है। या फेंक ना दो, या घर में ही रखे हो कबाड़ के रूप में, वो ई वेस्ट है। तो उसको
अच्छे तरीके से प्रबंधित करने के लिए, अच्छे तरीके से समाप्त करने के लिए, रिसाइकल करने के लिए, उसको बाहर फेंकने से बचाने के लिए यह जो है नियम प्रावधान करता है। तो इसमें ये दायित्व को प्रावधान किया गया है, जो भी व्यक्ति उत्पादन करेगा उसको जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाएगी। अब आता है निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करें कि फसल और जैव मात्रा के अवशेषों के दहन के कारण वायुमंडल में उपयुक्त में से कौन सी गैस निर्मुक्त होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड निर्मुक्त होती है जलाने से, यानी कम जब जलता है अवशेष तब उसमें से जो गैस दुर्गंध आती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। मीथेन तो धान के खेतों में इसका उत्सर्जन होता है। ओजोन भी कम मात्रा में निकलती है। सल्फर डाइऑक्साइड भी जलाने से निकलती है। ठीक, तो इस तरीके से इसके आंसर हो जाएंगे चारों इसका सही है, सभी गैस निकलती हैं इनमें से। चलो आगे बढ़ते हैं। एक वयस्क मानव के पास कितने कैनाइन दांत होते हैं? कैनाइन दांत का मतलब होता है दांत, ऐसे दांत जो फाड़ने के काम आते हैं, फाड़ने के काम आते हैं। कोई चीज जैसे आप छील रहे हो या उसको फाड़ना चाहते हो तो वो जो है दांत ऊपर 2 हैं और नीचे 2-2 के क्रम में, यानी 4 होते हैं टोटल। कितने होते हैं? 4, 2 ऊपर और 2 नीचे। ठीक है, किसी चीज को फाड़ना है, सामने के दांत होते हैं अगल बगल के। ठीक, ध्यान रखें। चलो आगे बढ़ते हैं। किस मानव शरीर के किस अंग में प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होता है? तो अमाशय में पेप्सिन एंजाइम होता है जो प्रोटीन का पाचन प्रारंभ करता है। तो अमाशय इसका सही आंसर है। ठीक है, अमाशय इसका राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सा अंग ग्रंथि नहीं है? तो दोस्तों कौन सा अंग ग्रंथि नहीं है? अधिवृक्क ग्रंथि है, यकृत ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है। ग्रंथि का मतलब एक प्रकार की ऐसी गांठ जिसमें शरीर के जैविक क्रियाओं के सुचारू संचालन के लिए कुछ हार्मोन का भी सृजन होता है, उत्सर्जन होता है या निकलते हैं। ये है, लेकिन पित्ताशय नहीं है। ये खोखला अंग है, खोखला भाग है और इसमें पित्तरस संग्रहित होता है। क्या होता है? पित्तरस संग्रहित होता है, बाइल जूस। राइट, तो इसका आंसर हो जाएगा पित्ताशय। बाकी सभी जो ग्रंथियां हैं वो क्या है? ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर में वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्रावन करती है या उसको निकालती है। तो दोस्तों वह कौन सी ग्रंथि है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पेपर में पूछा भी गया है। वो है अग्नाशय। अग्नाशय में इंसुलिन, ग्लाइकोगन, सोमैटोस्टेटिन हार्मोन जैसे हार्मोन निकलते हैं। साथ ही साथ इसमें एंजाइम है जैसे लाइपेज, एमाइलेज। ठीक, ये एंजाइम भी इससे निकलते हैं जो भोजन के पाचन में सहायता करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। भोजन को नली से होते हुए धकेलने के लिए नाल की मांसपेशियों के स्तर में लयबद्ध संकुचन को क्या कहते हैं? जैसे हमारा भोजन का पाचन प्रारंभ होता है मुख से, हम लोग जो भोजन का निवाला लेते हैं मुंह में जाता है, उसके माध्यम से श्वास जो ग्रास नली है, ग्रास नली के माध्यम से सीधे भोजन नीचे जाता है और उसमें जो मांसपेशियों के स्तर में लयबद्ध संकुचन होता है, यानी वो भोजन का टुकड़ा जो हमारा निवाला है वो मुंह में उसको हम चबा चबा कर लुगदी बनाकर जब उसको डालते हैं, ग्रास नली के माध्यम से नीचे जाता है तो अमाशय में पहुंचता है। तो जो मांसपेशियों में स्तर में संकुचन होता है, फैलाव होता है, ठीक है, श्रिंकिंग होता है, उसको हम कहते हैं क्रमांकुचन। मतलब क्रमशः होता है, धीरे धीरे जैसे जैसे पहुंचता है वैसे वैसे उसको हम कहते हैं क्रमांकुचन, क्रमांकुचन कहते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मानव अमाशय में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो दोस्तों अमाशय में जो उत्पन्न होता है वो उत्पन्न होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। और यह अम्ल जो है क्या करता है? यह हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है, भोजन को पचाने में मदद करता है और यह प्राकृतिक रूप से हमारे पेट में पाया जाता है, अमाशय में पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, जब हम कोई ऐसा खाना खा लेते हैं जिसमें पर्याप्त मात्रा में क्षार होता है तब HCl उसमें मिलकर के अम्ल और क्षार मिला देते हैं, उसको हम उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं।
तो अत्यधिक अगर क्षारीय पदार्थ आप खा लिए हो तो आपको ये HCl पर्याप्त मात्रा में उसको मिलाकर उसको न्यूट्रल कर देगा, और अम्ल और क्षार की क्रिया से उदासीनीकरण की क्रिया बनती है, लवण और क्षार बनते हैं, लवण और जल बनता है, आपको पता ही है। तो जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये मानव आमाशय में होता है। एक प्रश्न पूछा गया था एक बार कि ऐसा कौन सा अम्ल है इन विकल्पों में से जो मानव शरीर में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, तो वो कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन उत्पन्न करता है? आमाशय में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फेफड़ों के आवरण को क्या कहा जाता है? तो फेफड़े जो होते हैं, हमारे लंग्स जो होते हैं, वो जिससे घिरे रहते हैं उस आवरण को हम कहते हैं फुफ्फुस झिल्ली। क्या कहते हैं? फुफ्फुस मेम्ब्रेन, फुफ्फुस झिल्ली कहते हैं। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ग्लाइकोलाइसिस तथा कैप्स चक्र के मध्य योजक कड़ी है। कौन सी योजक कड़ी है? तो ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र यह एक प्रकार की प्रोसेस है जो माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारा सेल पार्ट है उसमें होती है। ठीक है, और ऊर्जा उत्पन्न करने में सहायता होती है। इसमें जो प्रमुख कड़ी है वो एसिटिल सह एंजाइम 1 है। कौन है? एसिटिल सह एंजाइम 1, जो इन दोनों के बीच मिलकर के उस क्रिया को, प्रोसेस को बढ़ा देता है और एटीपी के रूप में हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसीलिए कोशिका का ऊर्जा हाउस या पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया में ये दोनों चक्र एसिटिल सह एंजाइम के द्वारा संपन्न होते हैं। ठीक है। मानव रुधिर प्लेटलेट्स क्या छोड़ते हैं जो रुधिर के थक्के बनाने में सहायता करते हैं? तो बताइए क्या छोड़ते हैं ऐसा? तो दोस्तों ये जो प्रश्न है मानव रुधिर से संबंधित है। मानव रुधिर माने मानव का रक्त, मानव का खून। उसमें जो प्लेटलेट्स होते हैं, 3 पार्ट होते हैं मानव रक्त में। जैसे जो रक्त कणिकाएं हैं, रक्त बिंबाणु हैं, और प्लेटलेट्स। ठीक है, रक्त बिंबाणु उसकी कहते हैं। तो मानव रुधिर प्लेटलेट्स क्या छोड़ते हैं? जो रुधिर के थक्के बनाने में सहायता करता है। यानी आपके हाथ में कहीं चोट लग गई, तुरंत ब्लड निकलने लगेगा, और ब्लड तब तक निकलेगा जब तक ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, यानी ब्लड का थक्का ना बनेगा। तो ऐसी कौन सी चीज है हमारे शरीर में जो चोट लगने के बाद निकलता हुआ खून अचानक बंद हो जाता है थोड़ी देर से, या हम उसको थोड़ी देर तक दबाए रखें तब भी वो नहीं निकलता फिर? ठीक है, तो क्या होता है? वो होता है प्रोथ्रम्बिन। ठीक, प्रोथ्रम्बिन और विटामिन के। विटामिन के, विटामिन के भी मदद करता है, प्रोथ्रम्बिन भी मदद करता है। ठीक, इन दोनों के माध्यम से हमारे शरीर में जो प्लेटलेट्स होती है उनमें थक्का बन जाता है और खून निकलना बंद हो जाता है। तो प्रोथ्रम्बिन और विटामिन के ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन में से कौन सी धातु मौजूद होती है? तो हीमोग्लोबिन जो होता है हमारे शरीर में एक प्रकार का प्रोटीन है, इसमें ग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है, और इसमें हेम नाम का वर्णक होता है जिसमें लौह धातु होती है, और इसका रंग लाल होता है। ठीक है, इसका रंग लाल होता है। यह लौह धातु होती है इसमें, हीमोग्लोबिन में, और इसमें ग्लोबुलिन प्रोटीन भी होती है। तो ध्यान रखेंगे यही हीमोग्लोबिन है जिसके कारण हमारे शरीर का रंग लाल होता है। और किसमें कितना हेमोग्लोबिन है इसके आधार पर उसमें एनीमिया की भी जांच होती है। ठीक है, एनीमिया जिसमें कम होता है, यानी उसमें आयरन की कमी होती है। लोहा को क्या कहते हैं? आयरन कहते हैं। आयरन की कमी से रक्ताल्पता रोग होता है जिसको हम एनीमिया कहते हैं। महिलाओं में जो गर्भवती होती हैं उनमें अक्सर इसकी मात्रा कम हो जाती है, इसीलिए उनको जो है आयरन और फोलिक एसिड की गोलियां प्रदान की जाती हैं आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से, सरकारी अस्पतालों के माध्यम से, और बहुत सारी सरकार की योजनाएं चल रही हैं जो उनको लाभ प्रदान करती हैं। तो हीमोग्लोबिन जो है ये हमारे आरबीसी में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? रेड ब्लड सेल्स में। तो रेड ब्लड कार्पल्स जो होती है, लाल रक्त कणिका होती है, इसमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन। इसी के कारण लाल रक्त होता है। लोह धातु पाई जाती है। और जो हीमोग्लोबिन है ये हमारे शरीर में जो खून है, खून के माध्यम से पूरे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करने में मदद करता है। रक्त का काम है ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो ऑक्सीजन को रक्त के माध्यम से विभिन्न शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम हीमोग्लोबिन करता है, लाल रक्त कणिका में करता है, और इसकी प्रॉपर्टी हमने बता दी। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। हाँ, सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु क्या है? तो श्वेत रुधिराणु का मतलब होता है WBC, व्हाइट ब्लड कार्पल्स। मतलब
श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं शरीर में होती हैं, रक्त में होती हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ा अणु होता है उसको हम कहते हैं मोनोसाइट। क्या कहते हैं? मोनोसाइट। यानी ये डब्ल्यूबीसी का प्रकार है। डब्ल्यूबीसी के अंदर जब आप प्रॉपर्टी उसकी पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये मिलेगा। मोनोसाइट उसका सबसे बड़ा पार्ट होता है, सबसे बड़ा अणु होता है। तो ध्यान रखेंगे डब्ल्यूबीसी का सबसे बड़ा जो पार्ट है, सबसे बड़ा अणु है, उसको हम मोनोसाइट कहते हैं। और मोनोसाइट का मतलब होता है, मोनो मतलब एक समान और केंद्र, केंद्रक अणु, एक समान केंद्रक अणु जिसमें होते हैं उसको हम मोनोसाइट कहते हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। फेफड़ों से ऑक्सीजन होकर रुधिर कहाँ आता है? तो फेफड़ों से ऑक्सीजन से होकर, यानी फेफड़ों में जो ऑक्सीजन है वो रुधिर कहाँ जाता है? बायां आलेंद्र से। बायां आलेंद्र से जो है, जो रुधिर है आता है फेफड़ों के माध्यम से। कहाँ आता है? फेफड़ों के माध्यम से। तो ये जो हृदय में जाता है, यहाँ बायां आलेंद्र के माध्यम से जाता है, बायां आलेंद्र के माध्यम से जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा मानव शरीर के में कितनी हड्डियां होती हैं? तो दोस्तों मानव शिशु के शरीर में, शिशु क्या होता है? शिशु जन्म से लेकर 3 साल तक के बच्चे को कहते हैं शिशु। और वैसे जो जनगणना हमारी होती है उसमें 0 से लेकर के 6 साल तक के बच्चे को शिशु कहा जाता है। एक होता है नवजात शिशु। ठीक, नवजात शिशु उसको कहते हैं जो जन्म से लेकर 28 दिन तक की जीवन अवधि का होता है। यानी किसी भी बच्चे की जो जिंदगी है या उम्र है वो अगर 0 दिन से लेकर, यानी अभी जन्मा है और 28 दिन तक, उसको हम कहेंगे नवजात शिशु। ठीक, और जब वो 6 साल तक हो जाएगा तो जनगणना के आंकड़ों के अनुसार उसको हम शिशु कहेंगे। जैसे शिशु लिंगानुपात निकालते हैं, शिशु जनसंख्या निकालते हैं। तो मानव शिशु विज्ञान की दृष्टि से 3 साल तक बालपन में रहता है। उसके बाद उसकी हड्डियों में धीरे धीरे प्रसार होता है और वो हड्डियां अधिक से कम होने लगती हैं, जुड़ जाती हैं। तो मानव शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती है पूछा गया है। तो एवरेज होता है 300, 270 से लेकर के 300 तक। अगर ये ऑप्शन ना रहे तो आपको 300 में टिक लगाना है। ठीक है, तो 270 नवजात में होती हैं। थोड़ा सा जब बच्चा नवजात में ही थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है, यानी बाल बच्चा रहता है, शिशु रहता है, नवजात से बढ़कर नवजात में हुआ 270 हुआ। थोड़ा और उसकी शरीर की वृद्धि हुई, बच्चा ही है वो, शिशु ही है 6 साल के अंदर, उसमें 300 हड्डियां हो गई। और फिर धीरे धीरे जो है 206 हड्डियां हो जाती हैं वयस्क में। ठीक है, ये वयस्क में हड्डियां होती हैं, ये शिशु में होती हैं। ठीक, और ये नवजात में होती, नवजात शिशु। तो नवजात शिशु में 270 से 300 ये ऑप्शन में रहे तो आपको लगाना है। ठीक, इनमें से कोई भी रहे। चलो 206 वयस्क में हो जाती हैं, बाद में कम हो जाती हैं। क्यों कम हो जाती हैं? बहुत सारी हड्डियां जो छोटे छोटे रहते हैं वो बाद में वयस्कता के साथ साथ जुड़ जाती हैं, तो वो कम गिनी जाती हैं फिर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स का उद्गम कहाँ होता है? तो दोस्तों लिम्फोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स ये शरीर के जो परिसंचरण तंत्र हैं उसके प्रमुख पार्ट हैं। और इनका उद्गम अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है। कहाँ होता है? बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में होता है। और इसी के माध्यम से हमारी जो शारीरिक एक्टिविटी है वो संपादित हो जाती है, आसान होता है काम। ठीक, तो अस्थि मज्जा, इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में तंत्रिका द्वारा विद्युतीय संकेतन अंतरित किए जाते हैं, उसके लिए कौन सा तत्व जरूरी है? तो इसके लिए जब हमारी तंत्रिका में विद्युतीय संकेतन, इलेक्ट्रिक मैसेज अंतरित करना हो तो उसके लिए जो सोडियम तत्व है उसका उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, जब मस्तिष्क की तंत्रिकी कार्यविधि को पता लगाना हो, उसको इलेक्ट्रिक रूप से संसूचित करना हो, यानी उसका ग्राफ देखना हो, तो उसमें जो तत्व उपयोगी होता है उसको हम कहते हैं सोडियम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पित्त रस का प्रमुख काम क्या है? पित्त रस का प्रमुख काम होता है क्या? क्या पित्त रस का प्रमुख काम होता है? वसा के पाचन में सहायक होना। वसा जो होता है तैलीय पदार्थों को खाने से मिलता है, और वसा जो है हमारे पोषक पदार्थों का एक प्रमुख भाग है, और इसको जो है वसा के पाचन में सहायक माना गया है। यदि पित्त रस नहीं होगा तो हम
वसा को पचाने में कठिनाई महसूस करेंगे और भोजन के पाचन की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी, व्यक्ति जो है रोगी हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न पर विचार करें, तो इनमें हमें विचार करना है और सही आंसर का पता लगाना है। बोल रहा है मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि होती है, इसका रस एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं में स्रावित होता है, इसे क्षारीय होता है, इस रस को पूर्ण पाचन रस कहा जाता है। तो कौन सी ऐसी विशिष्ट गुण वाली ग्रंथि है, किसके बारे में बात कर रहा है, तो यह है अग्नाशय के बारे में। अग्नाशय के बारे में हमने बताया था कि इंसुलिन हार्मोन का भी स्रावन करती है, ग्लूकागॉन, सोमैटोस्टेटिन हार्मोन, इसके अलावा लाइपेज, इमाइलेज जैसे एंजाइम भी निकलते हैं, पेप्सिन एंजाइम, ये जो है मदद करता है। तो इस प्रकार से ये जो है इन सब में मदद करती है, तो अग्नाशय इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो दोस्तों मानव के ब्रेन का यानी मस्तिष्क का भी एक वजन होता है और वह वजन 1200 से 1400 ग्राम माना गया है। और ये जो है हमारे शरीर का 2% होता है। शरीर के वजन का अगर देखें तो लगभग ये शरीर के वजन का टोटल लगभग 2% के आसपास होता है। तो 1200 से 1400 ग्राम कितने है, ये ग्राम में है। अगर इसको किलोग्राम में बदलोगे तो लगभग 1.2 से 1.4 किलोग्राम, ठीक है, इतना होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर की कौन सी ऐसी ग्रंथि है जिसमें से पीयूष ग्रंथि से हार्मोन की रिसाव को नियंत्रित करती है, वो ग्रंथि है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि होती है ये क्या काम करती है, पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन होंगे उनको कंट्रोल करेगी। इसीलिए इसी ग्रंथि के माध्यम से हम जो है भावनाओं पर नियंत्रण कर पाते हैं। भावना चाहे गुस्से की हो, चाहे प्रेम की हो या नफरत की हो, किसी भी तरीके की भावना है उसको हम कंट्रोल कर पाएंगे पीयूष ग्रंथि के माध्यम से। और पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो वहां से जो भी हार्मोन रिलीज हो रहे हैं उन हार्मोन को हम रोकने में जो अपना यूज करते हैं, मन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, वो मन में सहायता करती है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। अगर आपका इस ग्रंथि पर कंट्रोल नहीं रहेगा, यानी मन से ये जो ग्रंथि इस पर रोक नहीं लगाएगी, तो वहीं से आपकी भावनाएं जो है फैल जाएंगी और आप जो है गुमराह भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब इसमें दिया है सुमेलित करें। तो दोस्तों एक तरफ दिया है हार्मोन और दूसरी तरफ दिया है ग्रंथि। ये बायोलॉजी के प्रश्न है। बायोलॉजी आपका विषय ना होगा तो जाहिर सी बात है थोड़ा कठिन लगेंगे, लेकिन आप इनको याद कर लीजिए। याद कर लेंगे तो आने वाले समय में, आने वाले पेपर में आपको अच्छे नंबर दे के जाएंगे और सिलेक्शन लेना ही अंतिम उद्देश्य होना चाहिए। ठीक, सिलेक्शन के बाद हमें अच्छे नागरिक के रूप में अपना जीवन जीना है। तो हमें इस हार्मोन का मिलान करना है, किस ग्रंथि से रिलीज होता है, कोलिफ हार्मोन रिलीज होता है पैराथायराइड ग्रंथि से। ठीक, एल्डोस्टेरॉन हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथि से रिलीज होता है। ठीक है, और प्रोलैक्टिन हार्मोन पीयूष ग्रंथि से निकलता है। मेलेटोनिन हार्मोन पीनियल ग्रंथि से निकलता है। तो इसका हमने मिलान कर दिया, पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, ये आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या दिया गया है, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई। तो दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है। 1 जून सन 2011 को जननी शिशु सुरक्षा योजना, मतलब इस योजना की शुरुआत इसलिए की गई थी कि जननी भी सुरक्षित रहे, शिशु भी सुरक्षित रहे। और यह सुरक्षित हम कब कर सकते हैं, जब इनका जन्म हो, यानी ये गर्भवती माता, गर्भवती स्त्री जब एक सुरक्षित और प्रशिक्षित दाइयों के माध्यम से, दाई का मतलब यहाँ नर्स से है, ठीक है, उनके माध्यम से जब उनका प्रसव होगा, संस्थागत प्रसव उसको हम कहते हैं, हॉस्पिटल में होगा, तो जाहिर सी बात है जो प्रशिक्षित कार्यकर्ता होंगे उनकी देखरेख में उसका प्रसव होगा। सिजेरियन हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, उसमें उसके स्वस्थ रहने के चांस ज्यादा होंगे बजाय उसके कि वो घर में उनकी डिलीवरी हो। अशिक्षित लोग जो गांव के, जिनको नहीं पता है कैसे हमको उस परिस्थिति में व्यवहार करना चाहिए, कौन से तरीके अपनाना चाहिए, तो इसके लिए सरकार ने मातृ मृत्यु को कम करने के लिए, बच्चों की मृत्यु को कम करने के लिए यह योजना चालू की थी 1 जून सन 2011 को। ध्यान रखिएगा। ठीक, और इसके अंतर्गत लोगों को जो है
हॉस्पिटल में इलाज, हॉस्पिटल में डिलीवरी कराने में पैसा भी दिया जाता है, ठीक है, प्रमोशन है, प्रोत्साहन के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। समन्वित बाल विकास सेवा योजना 1975 में प्रारंभ की गई, इसको ICDP कहा जाता है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम। और यह प्रोग्राम यह बताता है कि जो बच्चे हैं, माताएं हैं, किशोरियां हैं और 0 से 6 साल तक के बच्चे हैं, उनके पोषण के लिए, उनके शारीरिक, मानसिक, सब समग्र विकास के लिए हम प्रयास करेंगे। और इसके लिए पूरा पोषण दिया जाता है, पूरा पोषण। इसमें टीकाकरण, ठीक है, टीकाकरण के अलावा क्या दिया जाता है, इसके अलावा दिया जाता है जांच, निःशुल्क जांच, ठीक, और पल्स पोलियो अभियान, बहुत सारे जो कार्यक्रम चल रहे हैं वो इसी के अंतर्गत है। बच्चों के समग्र विकास के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से पूरा पोषण आहार, दलिया वगैरह प्रदान किया जाता है, ठीक। 1975 में इसकी शुरुआत की गई थी। जननी सहयोगी योजना के बारे में गलत कथन कौन सा है, तो बताएं दोस्तों, इसका गलत कथन कौन सा है। जननी सहयोगी योजना, इसका आरंभ सन 2006 में हुआ। यह योजना महिलाओं, किशोरियों के लिए है। इसके लाभार्थी गरीबी रेखा से नीचे एक परिवार है, इसमें गर्भपात सेवा भी शामिल है। जननी सहयोगी योजना 2006 में प्रारंभ की गई थी, सही है। इसमें गर्भपात सेवा भी शामिल थी, सही है। इसके लाभार्थी गरीबी रेखा से नीचे के परिवार हैं, सही है। इसमें महिलाओं और किशोरियों को नहीं, महिलाओं और बच्चों को शामिल किया गया इसमें, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, गलत है, बाकी सब सही। चलो, जन स्वास्थ्य रक्षक योजना मध्य प्रदेश में कब प्रारंभ की गई थी, तो दोस्तों यह योजना सन 1995 में प्रारंभ की गई थी। जन स्वास्थ्य रक्षक योजना मतलब हर गांव में, हर पंचायत में एक जन स्वास्थ्य रक्षक की नियुक्ति की जाएगी, जिसके माध्यम से उस गांव या स्थानीय क्षेत्र के जो लोग हैं उनको अच्छा स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर सके, स्वास्थ्य जागरूकता प्रदान कर सके। इसके लिए एक जन स्वास्थ्य रक्षक की नियुक्ति के लिए सरकार ने 1995 में स्कीम चलाई थी। हालांकि बाद में ये स्कीम केवल खाना पूर्ति रह सकी और इसको वास्तविक धरातल पर यूज नहीं किया जा सका। अमृत कलश के बारे में, असत्य कथन के बारे में बताएं, क्या है अमृत कलश। अमृत कलश योजना में संग्रहित दूध नवजात शिशुओं को प्रदान किया जाएगा, ऐसा योजना थी। इसका संबंध मानव दुग्ध के सुरक्षित और संग्रहण और वितरण से है। इसकी स्थापना 2018 में की गई, ये गलत है, क्योंकि इसकी स्थापना सन 2019 में की गई थी। कब की गई थी, 2019 में, इसलिए कथन गलत है, बाकी सब सही है। मानव दुग्ध मतलब जो माताएं हैं जो अपना दुग्ध देना चाहती हैं, जैसे नवजात शिशुओं के लिए, तो उनके लिए एक बैंक बनाया जाएगा और वहां इसको संग्रहित किया जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो गया। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा अंतरा योजना को कब प्रारंभ किया गया था, तो हम इसको बताएंगे कि अंतरा योजना पहले है क्या। अंतरा योजना का मतलब होता है दो बच्चों के बीच में अंतराल को रखना, एक निश्चित अंतराल को रखना दो बच्चों के बीच में, ताकि जच्चा बच्चा भी अच्छा रहे और छोटा परिवार, सुखी परिवार की भावना, धारणा को भी फलीभूत किया जा सके। तो ये योजना 15 अगस्त सन 2017 को प्रारंभ की गई थी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, और इसमें इंजेक्शन लगाए जाते हैं, गर्भ निरोधक, ठीक है, गर्भ निरोधक इंजेक्शन के द्वारा प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है कि दो बच्चों के बीच में अंतराल को 3 साल कम से कम रखिए। तो 2 साल के बच्चे और 5 साल के बच्चों के बीच में अंतर रखने के लिए ये लगातार नियमित रूप से लगवाए जाते हैं जो इंजेक्शन, उसके लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है, कुछ सरकार पैसा भी देती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, इसका पहला आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय कालाजार उन्मूलन कार्यक्रम के बारे में गलत कथन कौन सा है, तो दोस्तों कालाजार जो बीमारी है उसके लिए कौन सा कथन गलत है ये बताया है गया है। इसका प्रारंभ 1990-91 में किया गया था, ये बिल्कुल सही है। और केंद्र सरकार द्वारा इस महामारी को वाले राज्यों को 50% वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, गलत है। यहाँ 100% वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, यानी केंद्र सरकार जो है पूरा मदद करती है उस राज्य को। इसका आंसर वाला गलत होगा। बाकी
काला जार उन्मूलन का लक्ष्य 2010 में रखा गया था। इसके अंतर्गत डीडीटी का क्षेत्रों में छिड़काव किया जाता है, ये सही है। तो कुल मिलाकर दूसरा गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का प्रारंभ कब किया गया? तो दोस्तों 2015 में प्रधानमंत्री जन औषधि योजना जेनेरिक दवाओं के वितरण के लिए रियायती दरों पर यह योजना प्रारंभ की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेरा इंडिया अभियान के बारे में एक असत्य कथन का चयन करें। तो दोस्तों ये जो मेरा इंडिया अभियान है, यह अभियान कब प्रारंभ किया गया इसके देखते हैं। इसके उन्मूलन का लक्ष्य 2030 तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है, ये सही है। इसका पूर्ण रूप ये है। इसकी शुरुआत की पहल मेडिकल अनुसंधान परिषद द्वारा की गई थी, ये भी सही है। मेरा इंडिया अभियान की शुरुआत ये 2020 न होकर 2021 में की गई है, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये वाला आंसर हो जाएगा गलत, बाकी सब सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम नाको का गठन 1992 में किया गया था। NACO नाको एड्स के रोकने के लिए ये जो संगठन है काम करता है। 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। कौन सी फसल अम्लीय मृदा के प्रति सहिष्णुता प्रदर्शित करती है? मतलब अम्लीय मृदा में भी वो मिट्टी, वो जो फसल है होती है वो है धान की फसल। धान के लिए अच्छी जलोढ़ मिट्टी चाहिए, जलोढ़ मिट्टी में भी अम्लीयता होती है, इसलिए इसका आंसर है धान। ठीक है, अन्य जो है क्षारीय मृदा के लिए है। अब आता है नेक्स्ट, सहचर फसलों को अच्छे से कौन सा कथन परिभाषित करता है? तो यहाँ कुछ जो स्टेटमेंट दिए गए हैं इनके बारे में हमको बताना है। सहचर फसल क्या होती है? सहचर का मतलब होता है साथ साथ चलने वाला या खेती होने वाली। इसमें जुताई से पूर्व फसलों के बीजों को अलग से अलग कतार से बोते हैं, इसको हम कहते हैं सहचर फसल। ठीक है, अलग अलग क्यारी में हम इसको बो दें। जो फसलों को बोने से पूर्व जो बीजों को आपस में मिलाकर बोते हैं उसको हम कहते हैं मिश्रित फसल। मुख्य फसल की रक्षा के लिए गौण फसल को चारों ओर बोना, उसको हम कहते हैं रक्षक फसल। मुख्य फसल की उपज बढ़ाने के लिए अन्य गौण फसल को साथ में मिलाकर बोना, इसको हम कहते हैं सहायक फसल। लेकिन ये सहचर। ठीक है, चलो बी नंबर हो गया। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो सन 2004 में अक्टूबर में इस योजना को प्रारंभ किया गया था जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए। और आज पूर्ण रूप से पहला जैविक खेती करने वाला राज्य जो भारत का बना हुआ सिक्किम है, दूसरा नागालैंड बना है, और अन्य राज्य भी इस ओर प्रोत्साहन कर रहे हैं। तो जैविक खेती क्या होती है? जैविक खेती एक प्रदूषण रहित खेती है और इसमें पर्यावरण अनुकूल फसलें और जो खाद है देसी उसका उपयोग किया जाता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तम उत्पाद होते हैं इसके लिए, इसीलिए जैविक खेती के उत्पाद महंगे होते हैं, क्योंकि अन्य सब में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग होता है, इसमें जैविक उर्वरक का उपयोग करते हैं। 2004 में प्रारंभ की गई थी योजना। आगे बढ़ते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से किसी आधुनिक जैविक कृषि का जनक कहा जाता है? तो दोस्तों आधुनिक समय में जैविक खेती को यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए कौन से ऐसे विश्व स्तर पर पहले व्यक्ति थे, विद्वान थे, जिन्होंने इसको बढ़ावा दिया? उनका नाम था अल्बर्ट हावर्ट। अल्बर्ट हावर्ट जो है जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए पहली बार इन्होंने सर्च किया और इसके बाद अनुसंधान और विकास कार्य किया। MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के क्षेत्र में अपना योगदान दिया। वर्गीस कुरियन श्वेत क्रांति के जनक कहलाते हैं भारत में। नॉर्मन बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति को आगे बढ़ाने का काम किया। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति बुआई पद्धति से जुताई के उपरांत हाथों में बीज फेंक कर रोपित किए जाते हैं? वह है प्रसार विधि। मतलब इसमें क्या करते हैं कि जब जुताई हो जाती है उसके बाद हम हाथों से बीजों को छिड़काव फेंकते हैं, तो उसको हम कहते हैं छिटुआ पद्धति कहते हैं, और उसको हम साहित्य की भाषा में प्रसार पद्धति कहते हैं। ठीक है, बीजों को छिड़काव कर दिया जाता है। ठीक है, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के लिए गेहूं की प्रथम देसी किस्म कौन सी थी? तो ये थी HD CSW18, ये गेहूं की किस्म थी। और इस किस्म में जो सिंचित क्षेत्र थे यानी सिंचाई की सुविधा उपलब्ध थी, वहां इस गेहूं को बढ़ावा देने के लिए, उत्पादन करने के लिए इसको किया गया है। आगे बढ़ते हैं।
राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना सन 1966 में की गई थी, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बीज विकास को बढ़ावा देने के लिए टर्मिनेटर सीड को कौन सा कथन परिभाषित करता है? तो ये टर्मिनेटर सीड में होता है, ऐसे टर्मिनेटर सीड ऐसे सीड होते हैं जिनमें आनुवंशिक दृष्टि से कुछ परिवर्तन कर दिए जाते हैं और वो प्राकृतिक रूप में अपने नहीं रह जाते, अर्थात वो बीज अपने भ्रूण का विकास नहीं होने देते हैं और उसमें जेनेटिकली तरीके से उसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग करके उनमें अन्य चीजों को, अन्य जीन को डालकर उनके वांछित गुणों में परिवर्तन किया जाता है जो हम चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 किसकी किस्म है? तो किस्म है मक्का की। शक्तिमान 1, शक्तिमान 2 बहुत सारी किस्म पूछी जाती है पेपर में, ध्यान रखिएगा। ये मक्का की किस्म है। आगे बढ़ते हैं। बंकी टॉप ऑफ बनाना, बंकी टॉप ऑफ बनाना, ये बंकी टॉप ध्यान रखिएगा, ये बंकी टॉप ऑफ बनाना है और ये केला में होने वाला रोग है। ठीक, बंकी टॉप ऑफ बनाना किसमें होने वाला रोग है? केला में होने वाला रोग है, जिसके कारण इसमें जो केला का फल होता है उसमें फल जो उसको बोलते हैं गेर, उसमें फल आने में दिक्कत होती है और उत्पादन नहीं हो पाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो ICAR इसको कहते हैं संक्षिप्त में। दिल्ली में इसका मुख्यालय है, नई दिल्ली में, ध्यान रखिएगा। बहुत बड़े संगठनों का मुख्यालय भारत में अधिकांशतः दिल्ली में ही है। केंद्रीय मोंगाएरी अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, मोंगाएरी क्या है? मोंगा एक जीव है, कोरल कहते हैं उसको, और उसके बारे में अनुसंधान रिसर्च करने के लिए असम के जोरहाट में, असम के कहा? जोरहाट, वहां क्या है? वहां इसका मुख्यालय है असम में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ, बहादुर सपवन और रंजीत सपवन ये किसकी किस्म है? तो दोस्तों बहादुर सपवन और रंजीत सपवन ये चावल की किस्म है, ध्यान रखिएगा किसकी है? चावल की किस्म है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय रेशम उत्पादन संस्थान कहाँ है? तो रेशम, रेशम एक धागा है और सिल्क इसको कहते हैं। प्राचीन समय में कुषाण वंश के समय में सिल्क का खूब उत्पादन होता था, चाइना में भी होता था, जिससे यूरोप के देशों में व्यापार होता था। ठीक है, सिल्क रूट आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे। तो केंद्रीय रेशम के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, उस पर रिसर्च डेवलपमेंट करने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए पश्चिम बंगाल में इसका एक संस्थान खोला गया है, ध्यान रखिएगा। आंसर हो जाएगा इसका पश्चिम बंगाल। और भारत में रेशम होता कहाँ ज्यादा? कर्नाटक में होता है। आगे बढ़ते हैं। ललित किस फसल की उन्नत किस्म है? तो ललित किस्म जो है ये अमरूद की है, अमरूद को देसी भाषा में कहते हैं बिही। ठीक है, तो बिही यानी अमरूद, गुआवा, गुआवा में इसकी फसल है ललित, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रसंस्करण के लिए कौन सी आलू की सबसे अच्छी किस्म है? तो प्रसंस्करण के लिए कॉफी चिप्सौना 2, कॉफी चिप्सौना 2 ये ऐसी किस्म है जिससे बहुत अच्छी चिप्स बनाई जा सकती है, बड़ी सी। ठीक है, तो इसका प्रसंस्करण किया जा सकता है, फूड प्रोसेसिंग में इसका उपयोग किया जा सकता है, आलू का बहुत ज्यादा उपयोग हो सकता है, इसलिए इस किस्म को इंपॉर्टेंट दर्जा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। सूरजमुखी के तेल में कौन सा अम्ल पाया जाता है जो धमनी और कोलेस्ट्रॉल साफ करने में सहायक होता है? वो होता है लाइनोलिक अम्ल। कौन सा होता है? बी नंबर, लाइनोलिक अम्ल। ठीक है, ये इसमें मदद करता है, इसीलिए सूरजमुखी का तेल इंपॉर्टेंट होता है। खाद्य प्रसंस्करण नीति कब बनाई गई भारत में? मध्य प्रदेश में सन 2016 में, सन 2016 में सी नंबर मध्य प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण नीति बनाई गई और बहुत सारे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी सरकार स्थापित करा रही है, सहयोग के स्टार्टअप बनवा रही है, लोगों को अनुदान दे रही है। आप स्वरोजगार के लिए लोन लीजिए और काम करिए, लोगों को भी रोजगार दीजिए। ठीक, 2016 में स्थापित की गई थी। आगे है उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग का गठन कब किया गया था? तो मध्य प्रदेश में उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग, यानी उद्यानिकी का मतलब होता है बागवानी या जो हम फसल इसमें उत्पादन करना चाहते हैं हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में, तो उनके लिए हम बागवानी ऐसे पार्क की स्थापना करके और जो फसलें उद्यान के रूप में होती हैं उनका उत्पादन करके फूल और फलों का उत्पादन करें और उनका प्रसंस्करण करें। कई रूपों में हम उनको यूज कर सकते हैं, जूस के रूप में, दवाइयों के रूप में, बहुत सारा चीजें यूज हो सकता है। इसके लिए विभाग का गठन किया गया था सन 2005 में, सन 2005 में। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, चलो आगे। मानव रुधिर का पीएच मान क्या होता है?
तो दोस्तों मानव रुधिर का जो पीएच मान होता है, पीएच मान एक ऐसा पैमाना होता है जिसके आधार पर हम किसी पदार्थ या विलयन या किसी की भी अम्लता क्षारीयता का पता लगाते हैं। ये पीएच मान टोटल 0 से लेकर 14 तक होते हैं। 7 इसका उदासीन पॉइंट होता है और जिसका मान 7 से कम है वो है अम्लीय, ठीक, और जो 7 से ज्यादा है वो क्या हो जाते हैं, क्षारीय। तो हमारा जो रक्त का पीएच मान होता है ये औसत 7.35 से 7.45 तक होता है, यानी हमारा रक्त कैसा है, क्षारीय है, ठीक। तो ये आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे बढ़ते हैं। हाँ, मानव रक्त में कोशिकीय अंश का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है? तो प्लाज्मा मनुष्य के शरीर में कोशिकीय अंश का मतलब जो सेल होती है रक्त में उसका कितना अंश होता है, 55% अंश होता है। बाकी आरबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है और क्या होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल कितना होता है? तो दोस्तों लाल रक्त कणिकाएं जिसमें हेमोग्लोबिन पाया जाता है और उसका जीवन काल होता है 100 से 120 दिन, ठीक है, ध्यान रखिएगा 100 से 120 दिन इसका जीवन काल होता है। इसके बाद फिर दूसरी नई बनती रहती है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन हमने पूर्व प्रश्न में चर्चा की थी, एक प्रकार का प्रोटीन होता है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। COP26 वैश्विक जलवायु सम्मेलन भारत में कार्बन तटस्थता को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। कार्बन तटस्थता क्या होती है? इंग्लिश में कहते हैं कार्बन न्यूट्रलिटी। कार्बन न्यूट्रलिटी का मतलब होता है, ये कार्बन तटस्थता एक टेक्निकल शब्द है और इसका यूज हम एक वर्तमान समय में क्लाइमेट चेंज सम्मेलन में ज्यादा यूज करते हैं। इसका मतलब ये होता है कार्बन तटस्थता का कि जितना आप कार्बन उत्सर्जित कर रहे हैं उतना कार्बन को आप क्या करें, अवशोषित भी करें। यानी कार्बन उत्सर्जन और कार्बन अवशोषण यदि बराबर हो रहा है उसी को हम कहते हैं कार्बन न्यूट्रलिटी। इसका मतलब वो नेट जीरो उत्सर्जन है। नेट जीरो उत्सर्जन का मतलब यही होता है कि आप उत्सर्जन कम कर रहे हो। तो कार्बन तटस्थता का मतलब होता है कि आप कार्बन के उत्सर्जन के क्षेत्र में ना जाएं, तटस्थ रहें, यानी जितना कार्बन उत्सर्जन कर चुके हैं तो कर दिए हैं, अब नहीं करना है, यानी कार्बन उत्सर्जन से दूर रहना है, ऐसा ये भाव बताता है। इसके लिए COP26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 मतलब 26वां ग्लासगो में स्कॉटलैंड में हुआ था और इसमें भारत सरकार ने 2070 तक इसका लक्ष्य रखा है कि हम 2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी को प्राप्त करेंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है तो कपास को बेचकर नकदी कमाई जा सकती है, जूट को बेचकर नकदी कमा सकते हैं, गन्ना को बेचकर नकदी कमा सकते हैं, लेकिन गेहूं खाद्यान्न फसल है, गेहूं खाद्यान्न फसल है, इसको हम थोड़ा बहुत बेचकर कमाई कर सकते हैं और लोग अपने जीवन यापन के लिए इसको अनाज के रूप में यूज करते हैं। गेहूं खाद्यान्न फसल है, नकदी फसल नहीं है। नकदी फसलों को व्यावसायिक फसलें भी कहते हैं, जिनका उद्देश्य केवल व्यवसाय की दृष्टि से किया जाता है, उनका ज्यादा यूज खाने की चीजों में हो यह आवश्यक नहीं है। यहाँ गन्ना है लेकिन गन्ना से अन्य प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जूट से बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, कपास से बनाए जाते हैं, तो गेहूं यहाँ खाद्यान्न है, ठीक है। गुजरात के भविष्य में से कौन सा कथन, गुजरात के विषय में कौन सा कथन सही नहीं? तंबाकू का बड़ा उत्पादक, ये गलत है। तंबाकू सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में होता है, गुजरात में नहीं होता। पहला स्टेटमेंट ही गलत है, बाकी सब सही है। चलो, नमक का बड़ा उत्पादक है, सही है। कपास का बड़ा उत्पादक है, मूंगफली का बड़ा उत्पादक है, ठीक है। चलो, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को वित्त पोषित करने के लिए कौन सा मंत्रालय वित्त कंपनी स्थापित करेगी? तो स्वाभाविक सी बात है, खाद्य प्रसंस्करण के लिए खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय होगा, डी नंबर, ठीक, इसका राइट आंसर है। किसका उपयोग आइसक्रीम के स्टेबलाइजर के रूप में किया जाता है? तो इसमें जिलेटिन का उपयोग किया जाता है, जिलेटिन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जिलेटिन और प्रोटीन इनका उपयोग किया जाता है आइसक्रीम के स्टेबलाइजर बनाने में। मीठा शीतल पेय का प्रमुख घटक क्या होता है? तो दोस्तों जो हम पानी लिक्विड यानी ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक, ये ठंडी के समय में गर्मी के समय में तो बहुत ठंडा होता है, बहुत ठंडा होता है। जैसे उसका ढक्कन खोलते हैं, बहुत हाई प्रेशर में उसको जो हवा है बाहर निकलती है, तो उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वो कार्बोनेटेड पानी के कारण निकलती है। उसमें पानी को अत्यधिक दबाव पर कार्बोनेटेड के रूप में उसमें संचित किया जाता है, इसीलिए उसका प्रमुख घटक क्या होगा? कार्बोनेटेड पानी, जो ठंडा मीठा और शीतल पेय का प्रमुख घटक है, ठीक, इसको इसमें मिलाया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, 2000 स्वास्थ्य सेवाओं में सरकारी खर्च को 2025 तक मौजूदा 1.15% से बढ़ाकर 2.5% करने का
लक्ष्य है। 2025 तक कितना सरकार ने कहा है? 2025 तक कहा है कि हम अपनी जीडीपी 2.5% इसमें खर्च करेंगे। हालांकि ये बहुत कम है और ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य जो व्यक्ति की अनिवार्य शर्त है जीवन की, यदि जीवन ही नहीं रहा तो और क्या करेंगे, इसलिए इसमें और बजट बढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की स्थापना नाको, उसकी हमने बात करी थी, 1992 में स्थापित हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, बहुत सारे कुछ कार्यक्रम हैं जिनके लक्ष्य निर्धारित किए गए थे किसी बीमारी को ठीक करने के लिए, दूर करने के लिए। राष्ट्रीय क्षय रोग यानी टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होने वाली बीमारी है, और यह जो है फेफड़ों में खतरनाक स्थिति पैदा करती है। लोग लगातार खांसी आती है, खून की उल्टी भी होने लगती है। तो क्षय रोग को कम करने के लिए वर्ष 1962 में यह कार्यक्रम लाया गया था। राष्ट्रीय कुष्ठ रोग लेप्रोसी, इसको कम करने के लिए जो 1955 में कार्यक्रम लाया गया। पोलियो मुक्त देश घोषित 2014 में हुआ। डब्ल्यूएचओ ने भारत में कोई भी पोलियो का मरीज नया ना होने के कारण क्या कर दिया है, डब्ल्यूएचओ ने पोलियो मुक्त भारत घोषित कर दिया है। हालांकि अभी भी इसका टीका दिया जाता है, मौखिक डोल ड्रॉप दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि भविष्य में कोई ऐसा मरीज न आए, उसको टीकाकरण क्यों किया जाता है? टीकाकरण इसलिए किया जाता है क्योंकि कोई बीमारी जो होने वाली हो वो ना हो। टीकाकरण एक प्रकार से निरोधात्मक उपाय है, निरोधात्मक स्वास्थ्य उपाय है, यानी हमारी बीमारी से होने वाले जो संक्रमण है उसको पहले ही रोक देता है टीकाकरण। ठीक, और जो उपचारात्मक स्वास्थ्य होता है वो किसी बीमारी के उत्पन्न होने के बाद उसका इलाज करना होता है, उसको उपचारात्मक स्वास्थ्य कहते हैं। निरोधात्मक स्वास्थ्य का उदाहरण है टीकाकरण, यानी बीमारी हो ना पाए उसके पहले ही हम उसका क्या कर लें, बचाव कर लें। तो पोलियो मुक्त देश 2014 में घोषित हुआ। मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम 1997 से प्रारंभ हो रहा है विश्व बैंक के सहयोग से। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक, मिलान आप देख लीजिए ऑप्शन। नेक्स्ट, सरदार पटेल निःशुल्क औषधि वितरण योजना। तो दोस्तों आप सरकारी अस्पतालों में जाएंगे, वहां आपको निःशुल्क में दवाइयां मिलेंगी। ठीक, मध्य प्रदेश में वह योजना का नाम है 17 नवंबर 2012 को प्रारंभ हुई सरदार वल्लभ भाई पटेल निःशुल्क औषधि वितरण योजना। ठीक है, इसी योजना के तहत आपको दवाइयां मिलती हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? दोस्तों मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी जो होती है जांघ की होती है, फीमर। फीमर जिसको हम जांघ की हड्डी कहते हैं, सबसे लंबी होती है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। और अगर ये पूछे सबसे कठोर कहाँ की, तो जबड़े की हड्डी कठोर होती है। पृथ्वी की सबसे सतह पर पहुंचने वाले सबसे पहली तरंग कौन सी होती है? जब भूकंप आता है तो सबसे पहले पी तरंग, इसको हम प्राइमरी तरंग कहते हैं, ये पहुंचती है सबसे पहले जिस जगह पर, मान लीजिए यहाँ भूकंप आया, ठीक, यहाँ पृथ्वी की चट्टानों के बीच में, और ये तरंग सबसे पहले यहाँ पहुंची या यहाँ पहुंची, तो जहां पहुंचेगी पहले उसी को हम कह देंगे एपी सेंटर। एपी सेंटर मतलब अधिकेंद्र। अधिकेंद्र का मतलब होता है जहां भूकंप तरंग या भूकंप के झटकों को सबसे पहले महसूस किया जाए, वही कहते हैं कि भूकंप तरंग पहले पहुंची। पी तरंग उसको कहते हैं। एस तरंग बाद में, एल तरंग धरातल में जिगजैग तरीके से जाती है, सबसे खतरनाक एल तरंग होती है। ठीक, तो पी तरंग सबसे पहले पहुंचती है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। भूपटल के नीचे का वह स्थान जहां भूकंप का जन्म होता है क्या कहलाता है? तो दोस्तों भूपटल के नीचे का वह जन्म स्थान जहां भूकंप का जन्म होता है, यानी भूकंप की उत्पत्ति कहां से होती है उसको हमको बताना है। तो भूकंप की उत्पत्ति होती है भूकंप केंद्र से, और जहां उसका पहली बार अनुभव किया जाता है, महसूस किया जाता है, उसको हम कहते हैं अधिकेंद्र कहते हैं। ठीक है, चलो तो अब देखते हैं नेक्स्ट। मानव शरीर की अस्थियों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? यानी मानव में जो हड्डियां पाई जाती हैं उनको 5 भागों में बांट सकते हैं। इसका ठीक आंसर याद रखिएगा, 5 भागों में बांटा गया, विभिन्न अंगों में जो पाई जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बागवानी से संबंधित है? तो श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से है, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से है, ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से है, स्वर्ण क्रांति जो है बागवानी उत्पादन से है, खेती से संबंधित है। तो स्वर्ण क्रांति इसका होगा बागवानी क्रांति से। इंद्रधनुषी क्रांति भी कहते हैं, गोल्डन रेवोल्यूशन भी कहते हैं, तो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नवीन स्वास्थ्य नीति में टीबी उन्मूलन का लक्ष्य कब रखा गया? 2025 में सरकार ने लक्ष्य रखा है कि टीबी उन्मूलन हो जाना चाहिए 2025 तक। ठीक है, कब तक रखा है?
सन 2025 तक। एक आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान सन 2016 में प्रारंभ किया गया है और इस अभियान में ये रखा गया है कि जो भी गर्भवती धात्री महिलाएं हैं उनको टीकाकरण कराना, निःशुल्क जांच करवाना, स्वास्थ्य जांच सरकारी अस्पताल में उनके लिए निःशुल्क व्यवस्था की जाएगी। तो ये सुरक्षित मातृत्व अभियान 2016 में प्रारंभ किया गया, जिसमें जच्चा बच्चा दोनों अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, इसके लिए बाकायदा स्टार्टिंग में सोनोग्राफी वगैरह की जांच मुफ्त यहाँ की जाती है। ठीक है, 16 आंसर हो जाएगा। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की स्थापना जुलाई 1988 को हुई थी। हमारी भारत सरकार पहले से ही प्रतिबद्ध थी इस क्षेत्र में कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और सबसे ज्यादा खाद्यान्न का उत्पादन होता है। जब देश आजाद हुआ था उस समय बहुत कम खाद्यान्न होता था। हम लोग अमेरिका से वहां के घोड़ों द्वारा खाए जाने वाला चावल या गेहूं खरीदते थे। हमारे देश में भारत बाद में धीरे धीरे हरित क्रांति आई, उत्पादन बढ़ा और जुलाई 1988 में खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का गठन करके यह किया गया कि जो भी खाद्यान्न बताएंगे उसके हम बनाएंगे, उत्पादन करेंगे, उसका हम प्रसंस्करण भी करेंगे। अर्थात आलू उत्पादित कर रहे हैं उससे चिप्स भी बनाएंगे, आलू के जो और भी बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं उनको भी बनाएंगे, नमकीन वगैरह बनाएंगे। तो इन सब के लिए जुलाई 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। वंदे मातरम योजना कब शुरू की गई? तो दोस्तों वंदे मातरम योजना जो है कब प्रारंभ की गई थी ये बताना है। तो वंदे मातरम योजना का प्रारंभ 9 फरवरी 2004 को हुआ था। 9 फरवरी 2004 को यह जो वंदे मातरम योजना है स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रारंभ की गई थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जननी एक्सप्रेस योजना कब प्रारंभ की गई? 12 अप्रैल सन 2005 को। 12 अप्रैल सन 2005 को जननी एक्सप्रेस योजना का उद्देश्य यह था कि जो भी जननी है, जो भी माता बच्चे को जन्म देने वाली होती है उसको यानी गर्भवती महिला को सिजेरियन के लिए जैसा नॉर्मल डिलीवरी के लिए संस्थागत प्रसव यानी सरकारी अस्पताल में या प्राइवेट जहां भी वो जाना चाहती है उसको हम क्या करेंगे, एक्सप्रेस उपलब्ध कराएंगे। एक्सप्रेस का मतलब गाड़ी, वाहन। ठीक है, निःशुल्क वाहन सुविधा, एम्बुलेंस की सुविधा प्रदान की जाएगी। 12 अप्रैल 2005 को यह योजना प्रारंभ की गई। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। WHO ने कोरोना को, ठीक है, कोरोना है, ध्यान रखिएगा, कोरोना का काल बहुत खतरनाक था। कोरोना को महामारी कब घोषित किया था? 11 मार्च सन 2020 को। महामारी क्या होती है दोस्तों? ऐसी बीमारी जो एक से अधिक देशों में बहुत तीव्र गति से प्रसार हो जाता है और बहुत बड़े समुदाय को प्रभावित करती है। ऐसी बीमारी को, ऐसी संक्रामक बीमारी को महामारी घोषित करती है। WHO द्वारा घोषित किया जाता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे बड़ी शीर्ष संस्था है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, जेनेवा में हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड की राजधानी है। बहुत सारे फैक्ट जो हम नहीं लिख पाते हैं आपको मौखिक रूप से बताते हैं, तो प्लीज आप उसको नोट जरूर कर लें। हो सकता है आपके लिए आने वाले एग्जाम में सहायक सिद्ध हो। यदि आपको पता ना हो तो ऐसे फैक्ट जरूर नोट कर लिया करिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ हुआ था? तो 12 अप्रैल सन 2005 को ही प्रारंभ हुआ था। 12 अप्रैल 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, माने ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और इसके अलावा जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जिला अस्पताल हैं और जो सिटी डिस्पेंसरी हॉस्पिटल हैं, इनकी परिकल्पना की गई थी और बाकायदा अलग अलग क्षेत्रों में इसकी स्थापना भी की गई। ठीक, हमारे देश में स्वास्थ्य का त्रिस्तरीय ढांचा प्रदेश में भी बनाया गया। ठीक, क्या होगा? यहाँ होगा जिला अस्पताल, जिला अस्पताल से नीचे होगा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर CHO और इसके नीचे होगा प्राइमरी हेल्थ सेंटर PHC, CHC, PHC और सबसे नीचे होगा उप स्वास्थ्य केंद्र। ठीक है, चलो तो इस तरीके से यहाँ स्थापना हो रही है। आगे बढ़ते हैं। शुरुआत, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो दोस्तों प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की शुरुआत जो है प्रारंभ की गई थी सितंबर 2006 में। सितंबर 2006 में इस योजना की शुरुआत, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई थी। हालांकि अब नई योजनाओं में इसका विलय कर दिया गया है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, भारत में प्रथम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब आई थी? तो दोस्तों
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 1983 में आई थी, उसके बाद 2002 में आई, फिर 2017 में आई। तो तीन प्रकार की तीन राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति आ चुकी हैं। सबसे पहले 1983 में आई थी, फिर 2002 में आई थी, फिर 2017 में आई है, जिसमें बहुत सारे लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। उस पर हम कभी नेक्स्ट प्रश्न में आएगा कोई तो उसकी चर्चा हम विस्तार से करेंगे। आने वाले 100 प्रश्नों की सीरीज में किसी न किसी पेपर में जरूर करेंगे। तो 2002 में आई, 2017 में आई, उसके पहले पहली बार 1983 में आई थी। हमारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है पूरे राष्ट्र के स्वास्थ्य के पॉलिसी को निर्धारित करने के लिए, लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए। विश्व से चेचक का उन्मूलन कब घोषित हुआ? तो दोस्तों ये चेचक, स्मॉल पॉक्स, और इसका उन्मूलन 1980 में WHO ने पूरी दुनिया को इससे मुक्त घोषित किया था। ठीक है, अब ऐसे के रोगी जो है नहीं मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। किस रक्त में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती? तो दोस्तों एंटीजन क्या होता है? हमारे ब्लड में एंटीजन और एंटीबॉडी होती है। तो एंटीजन जो होता है एक प्रकार का प्रोटीन होता है। एंटीजन क्या होता है? एक प्रकार का प्रोटीन होता है। और ये जो O होता है इसमें कोई एंटीजन नहीं होती, इसीलिए उसको हम कहते हैं सर्वदाता। इसमें कोई प्रोटीन नहीं होती, एंटीजन कोई नहीं होती, इसीलिए ये जो O वाला समूह है सबको अपना ब्लड दे सकता है। ठीक, सबको अपना ब्लड दे सकता है। और जो AB वाला होता है इसमें दोनों एंटीजन होते हैं A और B, इसीलिए सर्वग्राही होता है, सबसे ब्लड ले सकता है। तो AB जो ब्लड ग्रुप है सर्वग्राही होता है, O जो ब्लड ग्रुप है वो सर्वदाता होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राहता कहलाता है? ग्राहता मतलब ग्रहण करने वाला। तो जो ग्राही है हमने बात करी AB ग्रुप जो है सर्वग्राही होता है और सर्वदाता वो होता है। आलू में मोजैक रोग किसका कारक है? तो आलू में मोजैक रोग जो है विषाणु का कारक है, वायरस का कारक है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सॉरी, ये जो आलू है इसमें आलू नहीं आएगा, इसमें तंबाकू है। ठीक है, तंबाकू है इसकी जगह, तंबाकू है, ये विषाणु है इसका कारण। ठीक है, मोजैक वायरस। हाँ, आगे बढ़ते हैं। पेप्सिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? पेप्सिन एंजाइम अमाशयी रस में पाया जाता है। इसमें प्रोटीन का पाचन होता है, प्रोटीन का पेप्टोन्स में बदलते हैं। ठीक है, चलो जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? तो फुट एंड माउथ रोग जो होता है ये विषाणु वायरस के कारण होता है। ठीक, फुट और माउथ, उसके फुट में चलने में दिक्कत हो जाती है और माउथ में भी संक्रमण हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। मानव के मुख्य ग्रंथियां जिनमें लार का स्राव होता है, कौन सा एंजाइम होता है? दोस्तों इसमें जो एंजाइम है वो टाइलिन एंजाइम स्रावित होता है और वहां से हमारे भोजन की प्रक्रिया भी पाचन की शुरू हो जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है इसका। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने करी थी? तो इवानोव्स्की ने की थी। ठीक है, तंबाकू में मोजैक रोग का पता लगाने, मोजैक वायरस का पता लगाने पर उन्होंने जो तंबाकू की पत्तियां हैं उनमें प्रभावित होने वाली बीमारी का पता लगाया और उसको मोजैक वायरस का नाम दिया, तंबाकू में मोजैक वायरस का। तो सबसे पहले इन्होंने खोजा था इवानोव्स्की ने, इसीलिए इनको विषाणु का जनक कहा जाता है, विषाणु के खोजकर्ता कहलाते हैं इवानोव्स्की। ठीक, तो इस तरीके से दोस्तों हमारा जो साइंस के आज 100 प्रश्नों की श्रृंखला थी यहीं समाप्त होती है। आने वाले वीडियो में हम फिर से नए सब्जेक्ट के नए जो 100 MCQ हैं उसकी सीरीज लेकर सामने आएंगे और डिस्कशन के साथ आपसे रूबरू होंगे। आपके भी जो कोई कीमती सुझाव हों आपके सादर आमंत्रित हैं और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। आप भी बार बार देखें जब तक आपको इसके आंसर याद ना हो जाएं। कुछ फैक्ट हैं बताते हैं, उनको भी आप नोट करते जाइए ताकि आपके लिए रिवीजन में बहुत सहायक सिद्ध हो सके। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।